जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए आज हम लोग जीके की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। तो देखिएगा कुछ जीके के थोड़े से प्रश्न हैं आप लोगों के लिए 30-35। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के कितने प्रश्न आज सही हो रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग जो है तैयारियाँ आप सभी की अंतिम पड़ाव के ऊपर है। तो अंतिम पड़ाव में देख रहे हैं कि आप लोग कितना प्रश्न वगैरह सही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी पीडीएफ वगैरह मिल रही है उसको अच्छे से पढ़िए आप सभी लोग। बाकी पेपर अच्छा ही होगा, आप लोगों से पूरा भरोसा है, इतना तो पढ़े हैं हम सब लोग मिलकर। चलिए बाकी एक बार आप लोग वीडियो वगैरह शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले आप लोग वीडियो वगैरह शेयर करिएगा, फिर हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं। बाकी 3 बजे जो है आज इम्पॉर्टेंट डेज की क्लास हुई थी, ठीक है। तो जो लोग भी भाई इम्पॉर्टेंट डेज नहीं देखे हैं एक बार देख लें, कि हो सकता है आप लोगों को अगर इम्पॉर्टेंट डेज से प्रश्न मिले तो इसी से क्लास से मिल जाए, ठीक है। तो अपनी तरफ से आप लोग मेहनत में कोई कसर मत छोड़िएगा, बाकी तो सब मीसर के ऊपर है। बाकी पेपर अच्छा होगा तो एक बार आप लोग शेयर वगैरह करिएगा। अगर तैयार हैं तो बताइएगा, फिर क्लास को शुरू किया जाता है। तैयार हैं आप लोग? चलिए फिर पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है? प्रतिशतपुदाद, पूरा पढ़ लो भैया क्या है, 4 आर्य सत्य हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, या अष्टांगिक मार्ग हैं? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार एवं संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, 4 आर्य सत्य हैं, या प्रतितस्य समुत्पाद? भैया देख लो, बड़ा कठिन नाम है, देखिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाने का। देखिएगा कार्य कारण जो सिद्धांत है, क्या है? कार्य कारण सिद्धांत जो है वो इसी में है, ठीक है। कार्य कारण सिद्धांत जो है वो इसमें है। इसका देखो अर्थ क्या होता है? प्रतीत का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर। क्या होता है? किसी वस्तु के होने पर। और समुत्पाद क्या होता है? किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, ठीक है। अब देखिएगा जो ये प्रत्यय समुत्पाद जो हैं ये कितने हैं? 12 क्रम हैं इनके। कितने हैं? 12 क्रम हैं, जिनको क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? द्वादश निदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वादश निदान कहा जाता है। तो पहले प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा अगला प्रश्न है, पहले तो आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि जैन धर्म से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। वैदिक ग्रंथों में जैन धर्म के 2 तीर्थकर, ठीक है, ये तीर्थकर होगा यहाँ पर, 2 तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरष्टिनेमि का उल्लेख मिलता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बना। जैन धर्म ज़्यादातर ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। यहाँ पर गलत की जगह सही कथन होगा, ठीक है। सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। अब सही कौन कौन से हैं बताइएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, या तीनों सही हैं? क्योंकि ये नीचे लिखे हैं तो आप लोग ABCD बता दीजिएगा कौन सा होगा। देखिएगा वैदिक ग्रंथों में ये सही है, 2 तीर्थकर हैं, ऋषभदेव और अरष्टिनेमि का उल्लेख मिलता है। और जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन बना था? सुधर्मन बना था। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है। गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन जो है वो, या तो आप गलत कथन की पहचान कर सकते हैं कि तीसरा गलत है, क्योंकि भाई जैन धर्म के ज़्यादातर ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में नहीं लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? अर्धमागधी में लिखे गए थे। किस में? अर्धमागधी।
या इनकी दूसरी भाषा कौन सी थी, तो प्राकृत थी। पाली किसकी थी, तो बौद्ध धर्म की भाषा थी। ठीक है, चलिए, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन है नहीं इसमें सही, या तो आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा या गलत ही निकालना है तो तीसरा वाला गलत है। बाकी आप लोग डिटेल बता ही दिए हैं तो वहाँ से सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तब ये कुछ पुस्तकें हैं, इधर देखिए ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तक हैं, ये उनके लेखक हैं। जैसे कि पहली है तबकात ए नासिरी जिसके लेखक है मिनहाज उस सिराज, दूसरी है ताज उल मासिर जिसके लेखक है हसन निजामी, तीसरी पुस्तक है तारीख फ़िरोज शाही जिसके लेखक है अलबरूनी, और चौथी पुस्तक है नूर सिपेहर जिसके लेखक हैं अमीर खुसरो। तो बताइएगा कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन, क्योंकि देखो तारीख फ़िरोज शाही अलबरूनी के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसके द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, यही वाला गलत है, आप लोग देख लीजिएगा किसकी रचना है। ठीक है, ये देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। खानवा का युद्ध 1527, पानीपत का युद्ध 1526, चौसा का युद्ध 1542, चंदेरी का युद्ध 1528। बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कौन जीता था इसमें, बाबर। कौन जीता था, बाबर जीता था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में। इसमें भी कौन जीता था, बाबर जीता था। इसमें राणा सागा को हराया था, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। चौसा का युद्ध 1542 में नहीं हुआ था, कब हुआ था, 1539 में हुआ था, और इसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह ने, ठीक है, ने हुमायूं को पराजित किया था। और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा, चौसा वाला हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए सही है आप लोगों का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसके द्वारा 1915 में अफ़गानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई थी। राजा महेंद्र प्रताप, अजीत सिंह, सचिंद्र सान्याल या राजा हरि सिंह। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, जब 1915 में अफ़गानिस्तान में अंतरिम भारत की सरकार जो थी वो राजा महेंद्र प्रताप ने गठित की थी। इनके नाम से अभी एक यूनिवर्सिटी बन रही है, कहाँ पर, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक यूनिवर्सिटी बन रही है, कहाँ पर बन रही है, जल्दी से बताइएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर बन रही है, सेंट्रल। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ, अलीगढ़ में। कहाँ पर, अलीगढ़ में, क्योंकि ये अलीगढ़ रियासत के ही राजा थे और इन्होंने जाकर कहाँ, अफ़गानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार का गठन कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1925 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विट्ठल भाई पटेल या मोतीलाल नेहरू। बताइएगा। तो देखिएगा, वर्ष 1925 में क्या हुआ था, जो केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, विट्ठल भाई पटेल बने थे। कौन, विट्ठल भाई पटेल बने थे। और ये जो थे स्वराज पार्टी से जुड़े थे। किससे, स्वराज पार्टी से जुड़े थे। अब आप लोग बताइएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई है, जल्दी से बताइएगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। किसके द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है,
इन दो लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छठे प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था? अरुणा आशफ अली, प्रीतिलता वाडेकर, झलकारी बाई या बसंती देवी? बताइएगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले किस महिला को गिरफ्तार किया गया था? तो बसंती देवी। किसको? बसंती देवी को गिरफ्तार किया गया था और ये चित्तरंजन दास की पत्नी थी। किसकी? चित्तरंजन दास की, जो सीआर दास थे उनकी पत्नी थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पुरुष गिरफ्तार होने वाले कौन थे? बताइएगा। दोनों ही मैंने पढ़ा रखे हैं आप लोगों को। प्रथम पुरुष जो हुए थे असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार, उनका नाम बताइएगा। तो उनका नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली उनका नाम था। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी किस लिए नियुक्त की गई थी? असहयोग आंदोलन रोकने के लिए, 1919 अधिनियम जांच के लिए, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए या केंद्रीय विधानसभा चुनाव के निरीक्षण के लिए? तो देखिएगा, हंटर कमेटी का गठन कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए। किसके लिए? जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए इसका गठन हुआ था। अब इस हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्य थे। ठीक है, भारतीयों ने कौन सी कमेटी बनाई थी जलियांवाला बाग कांड के लिए? तो तहकीकात कमेटी। कौन सी थी? तहकीकात कमेटी। और अंग्रेज़ों ने कौन सी बनाई थी? हंटर कमेटी। और इस हंटर कमेटी में 3 लोग शामिल थे भारतीय। एक कौन थे? चमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, ये 3 लोग हंटर कमेटी में 3 भारतीय सम्मिलित थे। ठीक है, चलिए, तो 8वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? बताइएगा। तो भाई देखिए, 1917 में क्या हुआ? चंपारण हुआ। क्या हुआ? चंपारण हुआ। 1918 में क्या हुआ? खेड़ा हुआ। और खेड़ा देखो, चंपारण कहाँ पर हुआ था? बिहार में। खेड़ा कहाँ हुआ? गुजरात में। और वर्ष 1919 में क्या हुआ? तो रोलेट एक्ट आया। क्या आया? रोलेट एक्ट आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, और 1919 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल का विलय हुआ। क्या हुआ? गरम दल और प्लस नरम दल का विलय हो गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने। किसकी? 1916 वाले की। तो खेड़ा सत्याग्रह आपका कब हुआ? वर्ष 1918 में हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन सही है आप लोगों का। जितना बोल रहे हैं उतना सुन लीजिएगा, तब भी आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, जितनी वीडियो पढ़ी हैं अगर किसी ने भी देख ली तो 75+ नंबर आने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि ब्रिटिश भारत में प्रथम वायसराय कौन था? अगर मैं पूछ लूँ कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा। तो कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? तो भैया रेल वगैरह किसके टाइम पे चली? रेल, डाक, ये सब डलहौजी के टाइम पे चली। रिपन के टाइम पे क्या हुआ? 1881 में 10वीं जनगणना शुरू हुई। और इसको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? रिपन को। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। तो 10वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। फिर अगला प्रश्न है कि नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? तो बताइएगा, जो नेलांग घाटी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है?
देखिएगा जो नेलांग घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में कहाँ पर? जो इनका उत्तरकाशी जिला है, किसमें? उत्तरकाशी जिले में। और यहीं पर क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क है। कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, या सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के संदर्भ में सत्य नहीं है? मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। पूर्वी बिंदु किबितू है। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का कौन सा सही होना चाहिए, गलत कौन सा है इसमें बताइएगा। 12वें प्रश्न में गलत ऑप्शन बताइएगा। तो देखिएगा ए ऑप्शन गलत है। कौन सा? अगर आपसे जब भी मैंने बताया है कि मुख्य भूमि से दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। तमिलनाडु का कन्याकुमारी जो है वो क्या हो जाएगा? दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा मुख्य भूमि से। और इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो सुदूरस्थ, क्या लिख के आ जाए? सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट। अच्छा, ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ये इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो भैया कहाँ स्थित है जल्दी से बताइएगा। अंडमान निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार के भी किस एरिया में? तो ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में यह स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। तो 12वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? चलिए बताइएगा। नर्मदा का, ताप्ती का, गोदावरी का, या दामोदर का? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, और हो सके तो चारों नदियों का बताइएगा आप लोग। देखिएगा, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और यह कहाँ? पश्चिम में जाकर, मतलब अरब सागर में जाकर यह गिर जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से जलप्रपात हैं? 3 जलप्रपात मैंने पढ़ाए हैं, तो आप लोग बताइएगा। फिर आते हैं हम लोग ताप्ती रिवर के ऊपर। तो जो आपकी ताप्ती रिवर है यह भी कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में यह कहाँ से निकलती है? तो बैतूल पहाड़ी से। कौन सी? बैतूल पहाड़ी से यह नदी निकलती है। और बैतूल पहाड़ी से निकलकर यह कहाँ पहुँच जाती है भैया? तो यह भी अपना पश्चिम में बहते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में, ठीक है। और जो आपकी गोदावरी नदी है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और यह महाराष्ट्र के पास में क्या है? नासिक है। और नासिक में एक पठार है जिसका नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो है वहाँ से यह नदी निकलती है। और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। अच्छा, ये जो दामोदर नदी है ये कहाँ पर बहती है? और दामोदर नदी के ऊपर कोई चीज़ हो तो आप लोग बताइएगा, कोई जलप्रपात हो, कुछ भी हो तो दामोदर नदी के बारे में बताइएगा। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है ये भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? यूराल पर्वत, एंडीज पर्वत, आरावली पर्वत, या अल्पेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, सॉरी। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, यूराल पर्वत, आरावली पर्वत, ये तीनों बलित पर्वत के उदाहरण हैं। लेकिन एंडीज पर्वत जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। यह कैसा है? तो यह नव बलित पर्वत है। कैसा है? नव बलित पर्वत का उदाहरण है। इसको याद रखिएगा। तो 14वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये एंडीज पर्वतमाला जो है किस महाद्वीप में है? चलिए बताइएगा, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप का हिस्सा है?
आगे बढ़ते हैं तब तक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तलचर जो है एक कोयला क्षेत्र है, उड़ीसा में है। कोरबा एक कोयला क्षेत्र है, झारखंड में स्थित है। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा दो शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य हैं, या सभी सही हैं, बताइएगा। 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो कोरबा कोयला क्षेत्र है, ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये झारखंड में नहीं है। झारखंड की जगह ये कहाँ पर है कोरबा, तो कोरबा है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। बाकी जो दो हैं ये सही हैं। तलचर उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा दो शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। वर्ष 2015, वर्ष 2017, वर्ष 2014 या वर्ष 2016। तो बताइएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो थी वो 25 सितंबर 2014 को हुई। कब, 25 सितंबर 2014 को हुई है। तो 16वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है कि पंचायत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं। 1/3, 1/2, 2/3, 1/4। चलिए, पंचायती राज का जनक किसको कहा जाता है। पंचायती राज का जनक, ग्राम पंचायत जो है वो किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/3। अच्छा, जो पंचायती राज हमारे यहाँ है ये किस संविधान संशोधन के तहत आया, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, संविधान संशोधन, बताइएगा। तीनों प्रश्न आप लोग बताइएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायतें हैं इनको संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि ध्वनि की तीव्रता को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन या इनमें से कोई नहीं। तो 18वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा, ऑडियोमीटर सही हो जाएगा। तो ये आप लोगों का कौन सा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा ये बोलोमीटर क्या होता है, तो ये ऊष्मीय विकिरण, आपसे प्रश्न पूछे कि ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र क्या कहलाता है, बोलोमीटर कहलाता है। ऑडियोफोन क्या होता है, जो सुनने में सहायता करता है, जो कान में सुनने के लिए सहायता करता है, उसको ऑडियोफोन कहा जाता है। तो 18वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो बताइएगा 19वां प्रश्न आप लोगों का क्या होगा। तो देखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसी में राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, राष्ट्रपति चुन लिया गया था, और यह अंतिम बैठक थी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। किसने किया था, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होगा, एनी मस्किनी। क्या नाम हो जाएगा, एनी मस्किनी। ठीक है,
ये कहाँ से संबंधित थी? तो ये केरल के त्रावणकोर से, जो केरल का त्रावणकोर था उससे ये संबंधित थी। तो केवल एक यही ऐसी महिला थी जिन्होंने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं थीं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जिनमें से ये तीनों जो महिलाएं हैं ना, ये तीनों भी थीं, और ये भी थी, एनी मस्कनी भी थी। ठीक है, बाद में इनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लें, महिला सदस्यों से ही एक प्रश्न पूछ लें, इसका तो डी आंसर सही हो जाएगा। एक प्रश्न है आप लोगों से कि जो संविधान सभा में महिला सदस्य थी उनमें एक मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, बताइएगा। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, उसका नाम बताइएगा। बाकी देखो, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी, हंसाराज मेहता थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, कमला चौधरी थी, मालती चौधरी थी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे। ठीक है, बहुत सारी थी, लेकिन मुस्लिम कौन थी? एक ही थी। तो उनका नाम था बेगम, लिख लीजिएगा, एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल उनका नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो 20वें प्रश्न का तो डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? चलिए, तो कब किया गया? वर्ष 1976 के संविधान संशोधन में क्या हुआ? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद बताइए आप लोग, कौन सा है? 51 कामें हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हैं कितने वर्तमान में? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कराकर, ठीक है, प्रचलन करना क्या कहलाता है? मतलब पुरानी मुद्रा को समाप्त करके समाप्त करना क्या कहलाता है? आप लोग ये बताइएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। तो 22वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। भैया, नोटबंदी कब की थी? यही होता है विमुद्रीकरण। मोदी जी ने नोटबंदी कब की थी? बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1978, 1975, 1980, 1991। बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम शुरुआत हुई। तो बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, 23वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशी, सिंचाई व मशीनीकरण के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है? श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति या हरित क्रांति? तो बताइएगा, 25वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। चलिए, हरित क्रांति के विश्व में जनक, ठीक है, कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि हरित शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। किसने? विलियम गॉड ने दिया था। भारत में कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति शुरुआत कब हुई? तो 1966-67 में हुई। कब हुई? 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो 25वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर
कि एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? वसा, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज या कीटोन? तो बताइएगा किसकी मात्रा जो होती है वो असामान्य हो जाती है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए 26वें प्रश्न का? जल्दी से बताइएगा भाई। अब तक जिसने भी वीडियो लाइक नहीं की है, एक बार भैया निवेदन है साहब लोगों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और थोड़ा सा चैनल शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करा दीजिएगा साहब महाराज, ठीक है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक उपवास में रहता है तो उसके मूत्र में कीटोन की मात्रा जो होती है वो असामान्य हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, शर्करा, तेल, एमाइलेज या लाइसिन? देखिएगा चावल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है ना, और स्टार्च किसका होता है? एमाइलेज, ठीक है। तो 27वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है, एमाइलेज सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एसेज ऑन गीता किसकी पुस्तक है? बताइए, एसेज ऑन गीता किसकी पुस्तक है? सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? देखिएगा जो मुल्क राज आनंद हैं इनकी पुस्तक का नाम है द बिग हार्ट, द बिग हार्ट। अरविंद घोष हैं, इनकी पुस्तक का नाम है एसेज ऑन गीता। तो 28वें प्रश्न का तो बी आंसर सही हो जाएगा। शोभा डे जो हैं इनकी पुस्तक का नाम है स्पीड पोस्ट। क्या नाम है? स्पीड पोस्ट। और गांधी जी की तो कई सारी पुस्तकें हैं, एक आप लिख लीजिएगा यंग इंडिया। कौन सी? यंग इंडिया, ठीक है। तो 28वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 29 जुलाई, 20 अगस्त, 12 अगस्त? चलिए बताइएगा। देखिएगा 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? बताइएगा। जो 12 अगस्त है इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को तो हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 20 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राजीव गांधी की स्मृति में सद्भावना दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। चलिए 29 जून को बताइएगा। तो कौन सा दिवस होता है? सांख्यिकी दिवस। 29 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हम लोग सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो 29वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश? तो बताइएगा कि किसकी सीमा जो है वो नेपाल से नहीं मिलती है? तो भैया किसकी नहीं मिलती है? हिमाचल प्रदेश की नहीं मिलती है। किसकी? हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसकी सीमा नेपाल से नहीं मिलती है। 5 राज्यों की मिलती है, बताइएगा कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, एक राज्य और है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए और कौन सा है? उत्तराखंड। चलिए ठीक है, उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं तक आज के ये प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रश्न पसंद आए होंगे। देखिए अंतिम समय आप लोगों का चल रहा है तो कुछ नई चीज़ें मत पढ़ने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करिएगा अच्छे से और पढ़ते रहिएगा। चलिए कल जो है 3 बजे, ठीक है, कल 3 बजे जो है आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स, ठीक है, कौन सा? इम्पॉर्टेंट
बुक्स का जो है टॉपिक वो मैं लेकर आऊँगा। कुछ 100-150 बुक्स होंगी, ठीक है। तो उनके राइटर होंगे आप लोगों के, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग इनके ऊपर, सबको नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो हम लोग कल फिर आज पहली बात तो अभी रात के 10 बजे जो है वो आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास है। तो सबसे निवेदन है भैया जुड़ना ना भूलें मैथ की क्लास में। बाकी जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा सहयोग करिएगा। बाकी हमको खूब उम्मीद है पूरा कि दबा के आप लोग पैट एग्जाम में चकदे फट्टे करके आएंगे। बढ़िया मज़े मज़े पढ़िएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ये नहीं कि दिमाग में टेंशन लेके बैठ गए, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपने पढ़ा है तो अच्छा ही होगा। मेहनत की है तब ठीक है, नहीं की है तब तो कोई फिर बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं रात के 10 बजे आप लोग सभी लोगों से। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।